नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता है जो शायद आप में से अधिकतर लोगों ने सुना होगा, जिसमें दुष्यंत कुमार कहते हैं लोगों से कि भूख है तो सब्र कर, तुम्हारे बारे में भी दिल्ली में चर्चा हो रहा है। कविता के ये कुछ बोल हैं, लेकिन ये तो दुष्यंत कुमार की कविता हो गई। लेकिन अभी के वर्तमान समय में अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो दो ही चीज की चर्चा हो रही है। पहला चर्चा हो रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा और बीजेपी को कौन टक्कर देगा, मोदी को कौन टक्कर देगा। और दूसरा हो रही है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पार्टी की भ्रष्टाचार की। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के दो नेता, क्या यूं कहिए कि दिल्ली सरकार के दो मंत्री जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, किसी को पच नहीं रहा है। किसी को ये पच नहीं रहा है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सत्ता में आई थी, आज उन पे एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप कैसे लग रहे हैं, उनके एक के बाद एक मंत्री जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में कैसे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी पर आज जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या इससे अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक ग्राफ है वो नीचे आएगा? और यदि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक ग्राफ नीचे आएगा तो इससे बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से फायदा होगा। तो कुल मिलाकर देखिए, आगे पूरे हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक ग्राफ जो वर्तमान उन पे भ्रष्टाचार के आरोप उनके राजनीतिक नेताओं पे लग रहे हैं, उनसे कैसे नीचे आएगा और बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका सीधा लाभ कैसे मिलते हुए दिख रहा है। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि को आप समझिए तो आपको एक ही चीज नजर आएगा कि अरविंद केजरीवाल जहां से उठ के आए थे वहां से उनके आंदोलन की शुरुआत ही हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्ना आंदोलन। यानी कुल मिला के भ्रष्टाचार के खिलाफ अब उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की, अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने जमीन तैयार की, तो यहाँ पे भ्रष्टाचार मुहिम से उनके साथ कुछ लोग जुड़े, कुछ उनके साथ जो वोटर जुड़े, वो उनका जो आज तक का राजनीतिक सफर रहा है उसमें वो वोटर बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। दूसरा आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल से वो वोटर भी जुड़े जिनको उन्होंने मुफ्त में, यानी मुफ्त में चाहे आप कहिए रेवड़ी या मुफ्त में बिजली या अलग अलग सुविधा, चाहे बिजली हो, पानी हो, या पंजाब जैसे राज्यों में जहां महिलाओं को 1000 रुपया मासिक देने का उन्होंने वादा किया। ये दो चीज थे जो अरविंद केजरीवाल के राजनीति का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। और इसी दो चीजों पर आप देख लेंगे तो अभी तक अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति चली हुई आ रही है। आप अगर बीजेपी को देखिए तो बीजेपी के पास अपनी एक विचारधारा है, उनका अपना एक हिंदुत्व का विचारधारा है, अपना एक राष्ट्रवाद का विचारधारा है। प्रधानमंत्री मोदी का तो विकास है जिसके कारण बीजेपी से लोग जुड़ रहे हैं और बीजेपी को वोट देते हैं। कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस की आज स्थिति देश में चाहे जो भी हो, चाहे लोकसभा में उनकी 50 के आसपास ही सीट क्यों ना हो, लेकिन कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक आइडियोलॉजी है, जिसके कारण कांग्रेस जैसे राजनीतिक पार्टी से लोग जुड़ते हैं। लेकिन आप अगर अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी को देखेंगे तो यहां पे आपको कोई स्पष्ट आइडियोलॉजी नजर नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल खुद को सभी प्रकार के सांचों में फिट करना चाहते हैं। कभी आप देखेंगे उनको कि वो दलित कार्ड खेलेंगे तो वो संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के जो चित्र हैं उनको लगाएंगे, कई जगह उनका वो प्रमोशन करेंगे। कई जगह देखेंगे उनको अगर राष्ट्रवादी बनना होता है, राष्ट्रवादी का चोला ओढ़ना होता है तो वो भगत सिंह के चित्र को लगाते हैं। कई जगह देखेंगे उनको सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाना होता है तो वो बाबा बजरंगबली, या अरविंद केजरीवाल खुद को बजरंगबली के भक्त बताते हैं और हनुमान चालीसा के पाठ करने का दावा करते हैं। तो
उनका एक स्पष्ट आइडियोलॉजी तो जनता के बीच में नहीं बन पाया है। हाँ, लेकिन उस सांचे में थोड़ा थोड़ा अरविंद केजरीवाल फिट होते हैं, जिसको आप सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष छवि कह सकते हैं। या उस धर्मनिरपेक्ष छवि का अगर अर्थ ये होता है कि आप थोड़ा सा प्रो हिंदू मत दिखो, या एंटी हिंदू भी मत देखो, या एंटी मुस्लिम भी ना देखो, या प्रो मुस्लिम भी ना देखो, तो थोड़ा सा उस सांचे में बैठने का प्रयास तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से जो कहिएगा उस सांचे में बैठ पाए हैं, वो नहीं बैठ पाए हैं। तो कुल राजनीति दो चीज पे टिकी हुई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जो उन्होंने शुरुआत की अपनी मुहिम, और दूसरा जो फ्री बीज, यानी फ्री में जो लोगों को चीज दी जा रही है, फ्री में जो मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हुए जब राजनीतिक पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेगा, और भ्रष्टाचार के आरोप ऐसा नहीं कि एक दो आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहा है। जिस रफ्तार से पिछले बहुत कम समय में, 10 वर्ष से कम के समय में आम आदमी पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर स्थापित की, उसी तेजी से आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। चाहे उनके इसमें देखिए कई विधायक पर लगे, अभी देखिए उनके जो सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री है, भ्रष्टाचार के आरोप में पहले ही जेल में बंद थे, और जेल से उनके कैसे कैसे वीडियो आए। अब मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल जाने वाले हैं, या अभी उनसे ईडी पूछताछ, सीबीआई पूछताछ कर रही है, अभी रिमांड पे हैं। इससे पहले देखिए एक महाठग जिसके बारे में आप लोग ने जाना होगा कि सुकेश चंद्रशेखर जिसका नाम था, उन्होंने भी कई चिट्ठी जारी करके अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, और आरोप लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी अपनी राजनीतिक विस्तार के लिए, संगठन के विस्तार के लिए, आज आप एक चीज मान लीजिए, भारत की राजनीति की एक मजबूरी हो गई है भैया, भारत के राजनीति को एक ऐसे चौराहे पर ला के खड़ा कर दिया गया है कि आज देश की राजनीति भी पार्टी, या देश की राजनीति को अगर विकास चाहिए, यानी देश की राजनीति पार्टी अगर अपनी राजनीति विकास करना चाहती है, तो ये आज ये धन बल के जरिए ही हो रहा है। यानी सोचिए आज धन बल के जरिए ही संगठन का विस्तार हो सकता है, राजनीतिक पार्टी का विस्तार हो सकता है। आज सोचिए राजनीति अब वो राजनीति नहीं रहा कि जहां पे आम आदमी चले जाए और चुनाव लड़ जाए, क्योंकि सारे चीज आज राजनीति में धन बल के जरिए, यानी धन के जरिए ही तय होता है। और धन के जरिए जब राजनीति में सारे चीज तय होने लगा, तो धन जुटाने के लिए भी अब भ्रष्टाचार होने लगा। यानी धन जुटाएगा, धन आएगा कहां से? तो धन आएगा भ्रष्टाचार के माध्यम से। और जैसा कि आम आदमी पार्टी पे आरोप भी लग रहा है कि जिस तेजी से उन्होंने अपने संगठन का विस्तार किया, इस तेजी से विस्तार करने के लिए उनके पास जो रिसोर्सेस थे, संसाधन जुटाने के लिए अत्यधिक धन की उनको आवश्यकता पड़ी, पैसे की आवश्यकता पड़ी, और इस प्रकार के पैसों का व्यवस्था उन्होंने अलग अलग जो कारोबारियों को जो है उनके कारोबार में लाभ पहुंचा के, जैसा कहा जाता है जैसे शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया भी जो ईडी के सीबीआई के कस्टडी में है, तो कहा जाता है कि कारोबारियों को ऐसा शराब नीति लाया गया ताकि जिससे कारोबारियों को लाभ हो, और जब कारोबारियों को लाभ होगा तो कारोबारियों को जो लाभ होगा उसका कुछ प्रतिशत आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को मिलेगा, और इसी पैसे का उपयोग जो है आम आदमी पार्टी अपनी विस्तार में करेगा और कर रही है। पंजाब जैसे राज्यों में जो वो चुनाव जीती, तो इसी पैसे को खर्च करके पंजाब जैसे राज्यों में वो अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया। तो यहाँ जो धन है, एक तो आप ये मान ही लीजिए कि जो आज के समय में धन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है चुनाव के लिए, और आम आदमी पार्टी या हो या कोई भी पार्टी हो, आज के समय में चुनाव जीतने के लिए धन का प्रयोग करती है और पानी को पैसे की तरह बहाती है। तो देखिए ये तो चीजें हो गई, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार का तो आरोप लग ही गया आम आदमी पार्टी के ऊपर। अब फ्री बीज वाली बात रही, तो फ्री बीज पर भी अब कंट्रोल लगने शुरू हो गए हैं। जो फ्री में मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है पिछले कुछ दिनों से, देखिए तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, हालांकि बीजेपी की तरफ से भी कई जगह मुफ्त में कई चीजें दी जा रही है। हालांकि बीजेपी कहती है कि वो जो इंसान को मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरी करने के
लिए वो फ्री में दे रही है, जो बहुत नेसेसरी है। लेकिन देखिए इस पे अभी अब चर्चा शुरू हो गया कि आप रोजगार दीजिए, इस पर भी एक नया बहस शुरू हो गया। क्या राजनीतिक पार्टी इस तरह का फ्री दे सकती है, जिस प्रकार की मुफ्त की रेवड़ी बांट सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम इन चीजों पे बहस शुरू हो गई है। और एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप किस पे? आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक मेंबर थे मनीष सिसोदिया उन पे, और जो अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, जिनकी संगठन में बहुत बड़ी भूमिका है, जो आज आम आदमी पार्टी की जो अगर आप 5 बड़े नेता को गिनेंगे जिसको संगठन में या आम आदमी पार्टी के विस्तार करने बड़ी जिम्मेवारी है, तो उनमें पहला दूसरा नाम तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का ही आता है। तो ये सारे और ऐसे बड़े नेता पर आपके भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, अगर वो जेल चले गए तो आपके जो संगठन की विस्तार हो रहा था आम आदमी पार्टी की, जिस प्रकार से वो संगठन के विस्तार में कहीं ना कहीं धीमी आ जाएगा। और जैसे इस संगठन के विस्तार में धीमी आएगा तो आम आदमी पार्टी अपने ही घर में घिर जाएगी, अपने ही घर में, यानी दिल्ली में ही जब आम आदमी पार्टी घिर जाएगी तो बाहर में वो संगठन का विस्तार नहीं कर पाएंगे। और जब बाहर वो अपने संगठन का विस्तार नहीं कर पाएंगे तो इसका कहीं ना कहीं लाभ सीधे तौर पर बीजेपी को मिलते दिख रहा है। क्योंकि देखिए देश में जो अभी आप देखिएगा तो बीजेपी के बाद जो राष्ट्रीय पार्टी है उनमें अभी कांग्रेस, जिसका दूसरा नंबर पे स्थान आता है, जिसका वोट बैंक घटा ही है, कांग्रेस को जो मतदाता है उनकी संख्या घटा है, लेकिन फिर भी उनको अच्छा खासा सीट पूरे देश में आ जा रही है। और सबसे तेजी से उभरने वाली जो राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है, वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी थी। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी अभी अपने दिल्ली में घिर गई है। तो इन देखिए कांग्रेस पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि कुछ दिन पहले उसके मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष का या जो उनका जो पीएम पद का उम्मीदवार होगा वो राहुल गांधी ही होंगे, अर्थात कांग्रेस के नेतृत्व में ही 2024 में केंद्र में सरकार बनेगी, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य था। तो इसका तो ये साफ साफ संकेत हो गया कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें राहुल गांधी ही कांग्रेस की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, और इसको इस देश के कई नेता स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा, अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री पर। अब देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में घिर गए हैं, भ्रष्टाचार के उन पे आरोप लग रहा है, और बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में इन दिनों घिरे हुए हैं। उनके ही जो सहयोगी थे आज वही उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। फिर चाहे आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए जो पिछले दिनों उनके साथ थे, प्रशांत किशोर को देख लीजिए, आरसीपी सिंह को देख लीजिए। तो आज बिहार में जो एक चेहरा जो मोदी को टक्कर दे सकता था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो आज बिहार में घिरे हुए हैं। बिहार अपने घरेलू राजनीति को संभाल रहे हैं और नेशनल स्तर पे अपनी पार्टी का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। एक चेहरा जो दिल्ली से निकल के दे सकता था मोदी को टक्कर, जो संभावना नजर आ रही थी कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ग्रोथ कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प बन सकती है, आज वो पार्टी दिल्ली में ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिर रही है। और भ्रष्टाचार के आरोप में घिरने के बाद अब होगा क्या आम आदमी पार्टी का? देखिए जो अलग अलग जगह पे लोग उनसे जुड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी जहां भी जाते थे तो अरविंद केजरीवाल सीना ठोक के कहते थे कि यहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ भ्रष्टाचार है, हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, भ्रष्टाचार पेट्रोल, यानी उनके जब आप वक्तव्य को देखेंगे जहां भी वो जाते थे तो भ्रष्टाचार पे उनका अधिक बल होता था। आज वो भ्रष्टाचार में उनकी पार्टी जब घिरी है तो अब जब वो दूसरे जगह प्रचार करने जाएंगे तो भ्रष्टाचार के मुद्दा को जोर शोर से नहीं उठा पाएंगे, और इसका असर पड़ेगा उनके जो कार्यकर्ता है उन पे भी उसका असर पड़ेगा। उनके कार्यकर्ता भी धीरे धीरे उनसे जो है छिटक जाएंगे, धीरे धीरे दूसरे विकल्प ढूंढने लगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ कौन लोग जुड़े थे अगर आप देख लीजिए तो वो लोग थे
जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, या वो लोग थे जो कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल के जो पुराने कार्यकर्ता थे, लंबे समय से कांग्रेस जैसे लोग राजनीतिक दल के विचारधारा से सहमत थे, जो कांग्रेस से सहमत थे, लेकिन कांग्रेस की अच्छी स्थिति ना देख के वो देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल मोदी को टक्कर दे रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी को एक बेहतर जो विकल्प मोदी के सामने बनते ना देख के वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे थे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी के साथ तो वो जुड़ रहे थे वो जो लोग थे, क्योंकि आप देखिए तो हर जगह जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई है वहां वहां आम आदमी पार्टी मजबूत हो गई है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी इस प्रकार से घिर गए हैं कि उन कार्यकर्ता को, उन लोगों को लगेगा कि वो मोदी के विकल्प नहीं बन पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनके पास फिर कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा कि वो पुनः कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए। और कांग्रेस की तरफ जब वो कार्यकर्ता शिफ्ट हो जाएंगे तो आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी। याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से वो लोग ही जुड़े हैं जो, या तो कहिए तो जो बीजेपी के राष्ट्रवाद पे विश्वास नहीं करते, बीजेपी के राष्ट्रवाद के साथ नहीं है, चाहे जो बीजेपी के हिंदुत्ववादी जो एक विचारधारा है उनसे सहमत नहीं है। यानी कुल देखिए तो बीजेपी के विचारधारा से जो सहमत नहीं है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। जो बीजेपी के विचारधारा वाले कार्यकर्ता है, जो राष्ट्रवाद के विचारधारा जो बीजेपी लेके चलती है, उस विचारधारा वाले जो कार्यकर्ता है वो हमेशा से बीजेपी के साथ थी और हमेशा से बीजेपी के साथ रहेगा, क्योंकि उनके पास बीजेपी को छोड़ के दूसरा विकल्प नहीं है। इसीलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो वोटर है, उनमें तो बिखराव नहीं आया है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, जो कांग्रेस से उनके साथ जुड़े, जो कांग्रेस से हतोत्साहित होके वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, और आम आदमी पार्टी की स्थिति आज जिस स्तर पे पहुंच रही है, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से अपने ही घर में घिर रही है, अपने ही नेता उनके जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं, इससे उनके संगठन जो सिकुड़ रहा है, श्रिंक होते जा रहा है, तो ये संभावना बहुत हद तक है कि वो कार्यकर्ता जो है एक बार पुनः कांग्रेस के तरफ अपना जो विकल्प के तौर पर कांग्रेस को देखे और कांग्रेस के साथ चले जाए। और कांग्रेस के साथ जाने से उस कार्यकर्ता में एक और चीज है कि पिछले कुछ दिनों से जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, तब से कांग्रेस में एक जोश देख रहा है। बहुत ज्यादा वोट बैंक को कितना प्रभावित करते हैं ये तो अलग बात है, वोटर को कितना अट्रैक्ट कर पाते हैं, लेकिन उनमें एक जोश दिख रहा है, कांग्रेस में एक जोश दिख रहा है। और जो लोग कांग्रेस से निराश हो चुके थे कि मोदी, क्योंकि जो इधर के लोग हैं, जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं, जो लोग बीजेपी के हिंदुत्ववादी उनके विचारधारा से सहमत नहीं है, वो लोग तो इधर हैं, और इधर जो लोग हैं वो लोग कांग्रेस की तरफ राह देख रहे थे, कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस के वो टकटकी लगाए थे कि कांग्रेस बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी या मोदी को हरा देगी। कांग्रेस कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, राजनीतिक प्रदर्शन उसका ठीक नहीं था, इसीलिए वो कार्यकर्ता कुछ आम आदमी पार्टी के साथ चले गए, कुछ दूसरे दलों के साथ चले गए। तो वो जो कार्यकर्ता एक तरफ का था, जो एंटी बीजेपी कार्यकर्ता था, उसी में बिखरा हुआ और वही अलग अलग पार्टी में बटा। अब वही कार्यकर्ता जब आम आदमी पार्टी की ऐसी स्थिति हो गई है तो वो पुनः जो है कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे, और कांग्रेस के साथ वो कार्यकर्ता चले भी जाए और आम आदमी पार्टी इधर अकेले रह जाए, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस बहुत हद तक अभी संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि आम आदमी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल इतने सहजता पूर्वक से जो है कांग्रेस को या राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार कर लेंगे। राहुल गांधी भी ये संभव नहीं है कि विपक्ष की एकजुटता के नाम पर, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, इन जैसे नेता को अपना नेता स्वीकार कर लेंगे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार स्वीकार कर लेंगे। और खास करके अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की ये बहुत कम संभावना है, क्योंकि ये इनका जो कार्यकर्ता है, वोटर है, वो एक ही है। और ये चाहे आप देखिए अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति जो है वो कांग्रेस के खिलाफ ही रही है, चाहे वो अन्ना आंदोलन देख लीजिए आप,
चाहे वो आप दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़ने वाली राजनीति देख लीजिए, चाहे आप पंजाब में कांग्रेस की सरकार को हटाने वाली राजनीति देख लीजिए। इसीलिए यहाँ संभव भी नहीं है और कांग्रेस इसको स्वीकार करने को तैयार भी नहीं होंगे कि दूसरा कोई अरविंद केजरीवाल या फिर नीतीश कुमार, उनके जो कांग्रेस के तरफ से भी और संयुक्त सामूहिक विपक्ष का, जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो। तो कुल मिलाकर देखिए तो आम आदमी पार्टी, कुल मिलाकर यही नतीजा निकलता है कि आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। और आम आदमी पार्टी जितनी कमजोर होगी उतना बीजेपी को लाभ मिलेगा। हालांकि कांग्रेस को भी, अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होती है तो कांग्रेस को भी लाभ मिलेगा। और जो देश में जो थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चा बनने की बात हो रही थी, अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होती है तो अगर इसकी भी संभावना कम है, लेकिन जैसे कि लालू यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, इन सारे नेता अगर मिलके एक थर्ड फ्रंट बना भी लेते हैं, तीसरा मोर्चा, तो इसकी भी बहुत कम संभावना दिख रही है कि ये तीसरा मोर्चा एक साथ संगठित होके 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को टक्कर दे पाएंगे, जब तक इनके साथ कांग्रेस नहीं रहेगी। क्योंकि इनका खुद का जनाधार धीरे धीरे अपने अपने क्षेत्र में घिसकते जा रहा है। फिर वही नाम आ जाता है नीतीश कुमार का, तो हमने बिहार में चर्चा कर ही लिया कि उनके अपने ही लोग जो उनके सहयोगी थे उनके साथ उन बगावत कर रहे हैं। फिर हमने चर्चा कर ही लिया कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल है उनकी संगठन कमजोर हो रहा है, उनके बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं। फिर महाराष्ट्र में भी आप चले जाइए, महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे खुद जो है अभी अपने पार्टी को के कार्यकर्ता को संगठित करने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग का जब से नतीजा आया और पार्टी का जो चिन्ह था तीर कमान, जो शिवसेना का था, और पूरे शिवसेना को शिंदे गुट को समर्पित कर दिया गया। शिंदे गुट का जब से कब्जा हो गया, वो अभी इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले हैं या ले गए हैं मामले को। तो कुल मिलाकर देख लीजिए तो एक राजनीतिक परिस्थिति ऐसे तैयार हो रही है कि इन तमाम लोगों के पास जो है खुद का जो है जनाधार अपने यहाँ मजबूत नहीं अब बचा है। इनके संगठन खुद ब खुद कमजोर ये अपने अपने क्षेत्र में हो रहे हैं और इनके पास इतना समय भी नहीं है। अब 1 साल बचा है लोकसभा चुनाव में कि ये एक मंच पे अपनी समस्याओं को दूर करके अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में जो इनकी राजनीतिक समस्या है उनको दूर करके और ये जो है एक मंच पे आए। और अगर ये आ भी गए तो इनके अपने ही जो क्षेत्रीय स्तर है, जो अपने अपने राज्य में ये राजनीतिक परिस्थिति जो विषमता यानी राजनीतिक जो है ना संकट में घिरे हुए हैं। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान जो दिखाई दे रहा है, वर्तमान जो परिस्थिति निर्माण हो रहा है, ये सारे बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर इस प्रकार से भी चलते रहा, स्थिति रहा, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ अच्छे स्कोर के साथ सरकार बना सकती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।